डीके दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आकाश जाधव कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? इस मुलाकात के मायने क्या है और क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के नतीजों पर भी चर्चा होगी? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कल से मीडिया इस तरह से बात कर रहा है और हम पत्रकारों को थोड़ा सावधानी तो बरतनी चाहिए। अभी मैं 5 सवाल देख रहा था जो आपने इस शो के शुरू में किया कि क्या आरएसएस का साथ योगी को मिलेगा, नाराज आरएसएस को योगी मना लेंगे। तो मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे बेतुका नहीं हो सकता जिन सवालों के साथ इस शो की शुरुआत हो। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संघ का कार्यक्रम है, संघ का शिविर लगा हुआ है, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत है, वो वहां पहुंचे हैं और ये बहुत स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ से वहां उनकी भेंट होगी। कोई भी जब संघ का बड़ा अधिकारी किसी राज्य में होता है, किसी जगह पर होता है, तो वहां प्रयास करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते हैं। हर बार भेंट हो ये भी संभव नहीं, लेकिन चूंकि ये गोरखपुर में है और सरसंघ चालक स्वयं आ रहे हैं तो बड़ा ये स्वाभाविक सा है। अब क्या उसमें इन मुद्दों पर जो आज की स्थितियां उस पर बात होगी, निश्चित तौर पर बात हो सकती है, लेकिन कोई आरएसएस नाराज है और उसको योगी आदित्यनाथ मनाएंगे, ये बड़ा विचित्र सा है। मैं इसको बेतुका मानता हूं। चलिए मैं कुछ और मेहमानों के पास चलता हूं, उससे पहले हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या खबर है, कितने बजे ये मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में, और किन मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा संभव है? देखिए विशाल, अभी 10 बजे का समय है। 10 बजे के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर में होंगे और इसके बाद यहाँ पर समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक के बाद उनका कार्यक्रम है, यहाँ पर बाड़े में 2 शेरों को छोड़ा जाना है, बब्बर शेर को छोड़ा जाना है। और उसके बाद लगभग 11 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री संघ प्रमुख से मुलाकात करने के लिए रवाना होंगे। तो ये समय वो होगा कि जब उनसे मुलाकात होने का है। और उसके बाद जिस तरह का सवाल आपने किया कि बातचीत क्या होगी, तो बातचीत क्या हो सकती है, मैं इस पर बातचीत करना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनावी नतीजे पिछले दिनों सामने आए हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है, और जिस तरह से संघ के उच्च पदाधिकारियों के बयान सामने आए, वो बयान कहीं ना कहीं आम जनता में एक अलग संदेश दे रहे हैं कि संघ भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो ऐसी स्थितियों में अगर वो मुलाकात करते हैं तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। आने वाले दिनों में संघ की विचारधारा किस तरह से आम जन तक पहुंचाई जाए, इस पर चर्चा हो सकती है, और राष्ट्र निर्माण पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए नीतीश, ये सारी चर्चाएं आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आगे फिर आएंगे। फिलहाल आपको शुक्रिया। अब हम चलते हैं राजकुमार भाटी के पास। राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए हैं उस पर तरह तरह की चर्चा हो रही है, और उन नतीजों के बाद ही अब योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है। किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्या इसमें 27 के समीकरणों को लेकर चर्चा होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक, उनके प्रवक्ता, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता कितनी भी लीपापोती करते रहें, कितनी भी बातों को छिपाते रहें, कितनी भी रफूगरी करते रहें, लेकिन ये तो पूरा देश देख रहा है, सबको पता है कि संघ में और बीजेपी में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खेमेबाजी खुले तौर पर हो चुकी है। बीजेपी भी 2 खेमों में बटी हुई है, संघ भी 2 खेमों में बटा हुआ। संघ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से नाराज है, और आप नाराज नहीं है, बहुत लंबे समय से नाराज। मोहन भागवत जी का ये कहना क्या अनायास है कि मणिपुर 1 साल से शांति की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या उनका ये कहना बेमतलब है कि आदमी को काम का अहंकार नहीं पालना चाहिए कि मैंने ये किया है? तो अहंकार नहीं पालना चाहिए क्या? इंद्रेश कुमार जी जो संकेत दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, नहीं राजकुमार भाटी जी, आपको संघ कह रहे हैं। और संघ जो अच्छा लगने लगा रतन है? शारदा ने लेख लिखा है ऑर्गेनाइजर में, उसमें भी तरह तरह के इशारे किए गए हैं। क्या ये ऐसे ही है? और क्या ये उत्तर प्रदेश में जो जन जन के अंदर सारी नौकरशाही में, सारी पत्रकारों के बीच में, सारे राजनीतिक हलकों में जो ये चर्चा है कि बीजेपी का दिल्ली वाला नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है और उन्हें हटाना चाहता है, क्या ये ऐसे ही मतलब बिना चिंगारी के धुआं निकल रहा है? छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा, क्या आप संघ की तारीफ करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे क्या मतलब पड़ा संघ की तारीफ करने से, लेकिन
हम तो ना बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, ना संघ की तारीफ कर रहे हैं। हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ राजनीति करते हैं, संघ की मूल भावना के खिलाफ राजनीति करते हैं। चलिए संघ की मूल भावना है सांप्रदायिकता, चलिए, मैं डीके दुबे नफरत जी से फैलाना, सवाल है। डीके दुबे लोगों को जी, आपस इस में लड़ाना, मुलाकात को आप षड्यंत्र कैसे करना, देखते हैं? अफवाह समाजवादी फैलाना। पार्टी तो बहुत आरोप लगा रही है बीजेपी और आरएसएस पर, लेकिन आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की इस मुलाकात को? देखिए विशाल जी, अभी राजकुमार भाटी जी को मुझे लगता है कि संघ के विषय में आंतरिक रूप से मालूम नहीं है। बाह्यकरण तो दिखता है, अंतःकरण नहीं दिखता। संघ के सरसंघ चालक और सरकारवा या बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी जो केंद्रीय नेतृत्व के केंद्रीय टोली के रहते हैं, उनका प्रवास किसी भी प्रांत में होता है। अब ये गोरक्ष का उनका प्रवास है। सारे संगठन जो संघ के नेतृत्व में काम करते हैं या संघ के मार्गदर्शन में काम करते हैं, वो सब वहां पर होंगे। उनकी एक समन्वय की बैठक होगी, उनके कुछ प्रश्नोत्तरी होंगे, उनके जिज्ञासा समाधान होंगे। और ये कोई एक बैठक नहीं है, दिन में सुबह से बैठकें शुरू हो गई होंगी और अभी शाम तक बैठकें तय होगी। बीच में जिनको जिनको भेंट करना होगा उन्होंने प्रांत प्रचारक से संपर्क किया होगा और प्रांत प्रचारक के सहमति पर, मतलब पूजनीय सरसंघ चालक जी की सहमति पर उनको समय दिया गया होगा। अब किसी के मन में जो भी है वो वाद संवाद करना चाहता है अभिभावक के नाते, तो माननीय मोहन मतलब पूज्य मोहन जी से बात करेगा। और ये कोई मुख्यमंत्री जी अकेले उनसे मिलेंगे, और इसलिए मिलेंगे क्योंकि संघ राजनीति के डे टू डे के काम में कोई इंटरवेंशन करता और डे टू डे के काम की एनालिसिस भी नहीं। आकाश यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश जी, आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? हालांकि डीके दुबे जी, हर्षवर्धन जी, इन सभी का ये मानना है कि बहुत ही रूटीन मुलाकात होती है, ये इसको राजनीति से इस कदर नहीं जोड़ना चाहिए जिस तरह जोड़ा जा रहा है। मोहन भागवत जी और योगी जी का मिलना स्वाभाविक हो सकता है। संघ उनका एक वैचारिक बेस रहा है, मैं इससे सहमति रखता हूँ। आरएसएस से भले ही हमारे वैचारिक मतभेद रहे हो, वो हम सकारात्मक राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था की हम विचारधारा की पुष्टि करते हैं, और वो सांप्रदायिक और धर्म के आधार पर राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए ये बातें क्यों उठी है? जो आदरणीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट अभी हालात दिए हैं, जेपी नड्डा जी ने चुनाव में जो कहा है कि हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं, और जिस तरीके से ये 10 साल में मोदी शाह के राज में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाजपा बन गई है, यहाँ कहीं ना कहीं आहत है आरएसएस, ये पूरा देश देख रहा है। आज मणिपुर की बात मोहन भागवत जी ने कही, अभी हमारे मित्र भाटी जी कह रहे थे। दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि यहाँ का जो विपक्ष है उसके ऊपर जिस तरीके से मोदी की सरकार ने यहाँ के यंत्रणा का दुरुपयोग करके उनको खत्म करने का जो प्रयास किया, इसके ऊपर मोहन भागवत जी ने अपना भाष्य रखा। तो ऑर्गेनाइजर हो, मानजन्य हो, जो मुखपत्र है आरएसएस के, उससे काफी विरोध उन्होंने प्रकट किया है। जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं को पक्ष में लेके उनको मंत्री बनाना, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। चलिए, अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, आपके लिहाज से योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की यह मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है और किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? क्या इसे राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए? क्या इसे चुनावी नतीजों से जोड़कर देखना चाहिए, या उससे अलग मुलाकात है? मुझे लगता है ये बहुत ही सामान्य मुलाकात है और एक सामान्य शिष्टाचार है कि जो संघ की कार्यविधि के अनुसार जो उनके प्रांत होते हैं उसमें अगर सरसंघ चालक का प्रवास होता है तो जो उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण नेता होते हैं वो उनसे मुलाकात का समय मांगते हैं और उनको मुलाकात का समय अगर होता है तो दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि संघ प्रमुख मुलाकात का समय नहीं भी देते हैं। लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरसंघ चालक की मुलाकात हो रही है, चूंकि देश में एक बयान के बाद वातावरण राजनीति का बना हुआ है, इसलिए मैं हमेशा आजकल ये कह रहा हूं कि 4 जून के बाद से पत्रकारों का अमृत काल है। तो इस अमृत काल में पत्रकारों के पास सिगुफे बहुत आएंगे। रही बात, अभी बहुत सारे वक्ता मणिपुर आदि की बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी ने पहली बार मणिपुर पर बयान नहीं दिया है। अगर विजयादशमी के 2023 के उनके बयान देखें तो उन्होंने उस बयान में भी मणिपुर की स्थिति पर चिंता जताई थी। इसके बाद
उसके बाद भी सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी मणिपुर पर अपना एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया था। तो ये पहली बार नहीं है, बहुत आसानी से अगर हम भूल जाएं तो ये पहली बार नजर आता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में एक लिहाज से पराजय हुई है, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो हम पीछे के दो चीजों को भूलकर मणिपुर पर उनकी चिंता को पहली बार इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वह पहला प्रकटीकरण है। लेकिन आपको पता है विशाल, संघ समाज के लिए काम करता है, और समाज में अगर दो समुदाय के बीच, देश के किसी भी प्रांत में अगर दो समुदाय के बीच तनाव है, हिंसा हो रही है, तो वहां का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि संघ उस पर अपनी चिंता प्रकट करे। रही बात अहंकार आदि की, तो अहंकार की जो बात कही है मोहन भागवत ने, वो स्वयं सेवकों को संबोधित है। उसका दरअसल क्या है कि वही लोग संघ पर टिप्पणियां कर रहे हैं जो संघ की कार्य पद्धति से परिचित नहीं है। उनको लगता है कि संघ प्रमुख ने ऐसा बोल दिया, अरे उस बयान को समग्रता में समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना, मैं जल्दी से राजकुमार भाटी जी इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि आपने मणिपुर और ये तमाम मुद्दे उठाए और अनंत विजय जी उस पर विस्तार से बता रहे हैं कि उन मुद्दों का संदर्भ क्या था, और मणिपुर के मुद्दे पर इससे पहले भी बोलते रहे मोहन भागवत। नहीं, इन बातों पे तो हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। ना हमने ये कहा कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात कोई असामान्य मुलाकात है। हम ये कह ही नहीं रहे। मुलाकात बेशक सामान्य हो, शिष्टाचारवश हो, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में हो रही है। परिस्थितियां असामान्य हैं। संघ और बीजेपी में आपस में बहस चल रही है, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं। अभी इनके एक सहयोगी ने कल ही बयान दिया, ओम प्रकाश राजभर ने, कि मोदी योगी का जादू खत्म हो चुका है, उनकी वजह से मेरा बेटा घोसी में चुनाव हार गया। ये ओम प्रकाश राजभर ने कल मीडिया के सामने कहा है कि अब इनका कोई जादू नहीं है, अब इनका असर खत्म हो चुका है। मुजफ्फरनगर में इनके प्रत्याशी हारे हैं, संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री थे। तो संजीव बालियान बीजेपी के ही पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें जयचंद और गद्दार कह रहे हैं कि इनकी वजह से मैं चुनाव हारा हूं। संगीत सोम कह रहे हैं कि संजीव बालियान भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जमीनें खरीदी हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये जो आपस में मतभेद चल रहे हैं। चलिए, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, चुनाव के तुरंत बाद हर्षवर्धन जी, राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि परिस्थितियां असामान्य हैं, जो ये मुलाकात हो रही है उनकी परिस्थितियां असामान्य है, इसलिए वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ वही चीजें देखें जो भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर सके। इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। नहीं तो इनको कुमारी शैलजा का बयान अवश्य दिखता, नहीं तो इनको समझ में आता कि लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक नहीं बना पाए हैं विपक्षी नेता, कांग्रेस नहीं तय कर पा रही। इनको समझ में आता कि प्रियंका का जो समूह है, प्रियंका के जो लोग हैं, कैसे बेचारे परेशान हैं कि प्रियंका जी को संसदीय राजनीति में नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन ये एक दूसरा संदर्भ हो गया जो बताना जरूरी था। असली बात क्या है? ये सच है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी और संघ को एक करके देखेंगे तो हमें संगीत सोम और संजीव बालियान का झगड़ा, जो बहुत छोटा सा झगड़ा है, वहां के नेता है, वहां का झगड़ा है, इससे संघ का क्या लेना देना होगा? या कोई भी इस तरह का बयान दे, ओम प्रकाश राजभर से क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी उनको लेके आई, झेले, उस वक्त भी भाजपा के नेता विरोध कर रहे थे, क्या नहीं विरोध कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये समझना ही पड़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां उनको लगता था और हम सबको लगता था, जो भले ही आज भाटी जी की पार्टी 37 सीटें जीती है, बहुत शानदार सफलता अखिलेश यादव को मिली है, लेकिन हर किसी को लगता था कि भाई बहुत भाजपा नीचे जाएगी तो भी कितनी सीटें जीतेगी, तो 50 के ऊपर रहेगी, 60 के ऊपर रहेगी। अब आज चूंकि नंबर आ गए तो हम सब उसे स्वीकार करते हैं। मैं गलत साबित हुआ उसके आकलन में, मैं भी ये भी स्वीकार करता हूं, लगातार स्वीकार करता हूं। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा भाजपा को। अब उसको दुरुस्त करने के लिए क्या तरीका होगा? एक तो भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा करेगी, जो लगातार कर रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि विपक्षी दल क्यों खुश है 232 और 234 के नंबर पर, भाजपा तो 293 के नंबर पर भी खुश नहीं है। और दूसरा, संघ एक वैचारिक, जिसको कहते हैं ना कि अधिष्ठान के तौर पर काम करता है, वो भी बताएगा। चलिए, आकाश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए। आकाश जी, जैसा नहीं, इसको समझना चाहिए। आकाश जी देखिए, यहाँ पे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 293 पाने के बाद भी बीजेपी और एनडीए के लोग समीक्षा कर रहे हैं, और एक बड़ा प्रश्न ये भी उठाया कि नेता विपक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा सदन में, लोकसभा में, ये भी कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही है। दूसरों का घर झांकने चले, अपने घर में आप देख नहीं पा रहे हैं। मेरे मित्र को मैं बता दूं कि आरएसएस से आज ये जो भी सवाल उठ रहे हैं,
जनसंघ से आरएसएस का एक बहुत बड़ा पगड़ा इस भाजपा पे रहा है, और आरएसएस की पार्टी ही भाजपा रही, पॉलिटिकल जो फेस है वो भाजपा रही। ये वास्तविकता है, भले ही आप उसको कोई माध्यम से स्वीकारो या ना स्वीकारो। अब दूसरी बात, आज जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना विपक्षी नेता, बिल्कुल हम जल्द से उसको तय करेंगे, उस पर कोई ये नहीं है। लेकिन ये जो सवाल, आज बुनियादी सवाल जो खड़े हो रहे हैं, मोहन भागवत जी का जो आज अलग अलग बयान आ रहे हैं आरएसएस के लोगों का, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, और मोदी जी के कार्यकाल से आरएसएस नाराज है। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, आरएसएस हमेशा से संगठन महासचिव भाजपा को देते आ रहा है। पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो गया है पोस्ट, और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस हो, पॉलिटिकल बेस हो, उसके ऊपर अमित शाह जी का कब्जा हो गया। वही अल्टीमेट निर्णय लेते हैं, मंत्रिमंडल हो, मोदी शाह, ये दोनों ही इसके ऊपर ये करते हैं। और कहीं ना कहीं गुजरात की जो प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, उनका कब्जा हो गया है। और आकाश जाधव जी, मुझे लगता है कि आपने संघ और भारतीय जनता पार्टी पर अच्छे से रिसर्च कर लिया, पीएचडी कर लिया कांग्रेस की बजाय। आपको ये पता चल गया कि संगठन महासचिव संघ भेजता है। मैं इस देश का ही नागरिक हूँ, तो मैं ये सब देखता हूँ। मैं भले कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक कमियां आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। देखिए, कांग्रेस की, मैं आपको उसके ऊपर आता हूँ। हमारी 232 सीटों की बात करते हैं। अरे भाई, 40 सीटों पे आपने प्रशासन का दुरुपयोग करके सीटें जीती है। 166 सीटों पे आप सिर्फ 2000। आकाश जी, देखिए, जो सीटें आप जीत गए वहां पे प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ, और जो हार गए वहां पर हो गया। ये चुनाव आयोग को तय करना है। फिलहाल डीके दुबे जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। डीके दुबे जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी और संघ पर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कांग्रेस की बजाय बीजेपी और संघ पर ज्यादा रिसर्च करके आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अभी पीछे पूजनीय सरसंघ चालक जी का एक और बयान आया था, वो शायद इन्होंने सुना नहीं होगा, और सुना होगा तो इग्नोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हमसे मांगे तो कांग्रेस को भी हम देने को तैयार हैं। कोई भी संगठन अगर कार्यकर्ता हमसे मांगता है तो हम उसको कार्यकर्ता देने को तैयार हैं। अगर कांग्रेस को भी आवश्यकता हो तो वो मांग सकते हैं, लेकिन उनको हमारी विचारधारा, यानी कि राष्ट्र की विचारधारा पर काम करना पड़ेगा। तुष्टीकरण छोड़ना पड़ेगा, उनको ये क्षेत्रवाद छोड़ना पड़ेगा, उनको ये राजनीति जो लड़ाने वाली है, फूटो और राज करो, वो छोड़नी पड़ेगी। तो राष्ट्र के नाम काम करने का जो कार्य है वो संघ करता है, और संघ के पास हर एक उस विभाग में जिस पे राष्ट्र को आवश्यकता है, मजदूरों के संघ में मजदूरों के विषय पर काम करने के लिए राष्ट्रीय मजदूर भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थियों पर काम करने के लिए विद्यार्थियों पर अलग विद्यार्थी परिषद है, स्कूलों पर काम करने के लिए विद्या भारती। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी तरह से बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या चीजें घटित हुई हैं। और इसके साथ ही मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है, यूपी में जो नतीजे आए हैं इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, जो बीजेपी की सीटें कम हुई है? देखिए, पहली बात तो अभी जो दुबे जी कह रहे थे, संघ प्रमुख का वो बयान विज्ञान भवन में जब उन्होंने 3-4 दिनों तक सारे सवालों का जवाब समाधान किया था, तो वहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी पेशकश की थी कि अगर वो भी मांगेंगे तो उनको संगठन सचिव या संगठन का व्यक्ति दे देंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि इस तरह का जो उत्तर प्रदेश के हार, इस पर तो लगातार चर्चा हम लोगों ने की है, आपके चैनल पर भी की है, अन्य जगहों पर भी की है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नतीजों को इतनी आसानी से, और सिंगल लेयर्ड नहीं है, वो मल्टी लेयर्ड नतीजे आए हैं। वहां एक कोई कारक नहीं है कि उसकी वजह से हार गई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। और लेकिन जो मल्टी लेयर है उसमें मुझे लगता है कि जो प्रत्याशियों का चयन है, जैसे हर्षवर्धन जी आपके पास बैठे होंगे, प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है उत्तर प्रदेश में, जैसे कानपुर हो गया, जैसे अभी राजभर के पुत्र हो गए, इन सब चीजों, और वो रितेश पांडे हो गए अंबेडकर नगर से, अयोध्या से लल्लू सिंह हो गए जिन्होंने पहली बार संविधान बदलने की बात की थी। तो ऐसे प्रत्याशियों के चयन पर मुझे लगता है कि जो पहला स्तर है वो है। दूसरे स्तर में कुछ राजनीति भी वहां हुई है, और वो उसकी अभी बड़ी पड़ताल चल रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसमें से और
उन लेयर से खुलासे होंगे कि सिर्फ एक कारण नहीं है, ये अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में उनके जीतों का अंतर कम हो जाता है। अयोध्या में फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है, अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हार जाती है। तो इन सब के पीछे कोई एक कारण नहीं है कि ये, और ये मैं एक बात और कहता हूं, भाटी जी उससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि अभी जीत में है, सकारात्मक टिप्पणी मैं कर रहा हूं कि ये सकारात्मक वोट से कोई नहीं जीता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र और नकारात्मकता की वजह से। भाटी जी जवाब दीजिए। ये मुझे लगता है मैं जवाब लेता हूँ। राजकुमार भाटी जी, षड्यंत्र और नकारात्मकता, ये दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अनंत जी, क्या इससे आपकी जीत हुई है? कोई भी, देखिए अनंत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो ऐसे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कोई भी समझदार आदमी सहमत नहीं होगा। कोई भी राजनीतिक समीक्षक, राजनीति का जानकार, कोई भी विचारवान व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि नकारात्मक वोट अगर थोड़ा बहुत था तो बीजेपी की तरफ था। किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाकर जो वोट हासिल किया जाता है उसे नकारात्मक कहते हैं। ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, तुम्हारे घर को छीन लेंगे, ये वोट तो थोड़ा बहुत बीजेपी के साथ था। हमारे साथ जो वोट है, हमारे साथ मुद्दों का और न्याय का वोट है। हमने सामाजिक न्याय की आवाज उठाई, हमने संविधान के समर्थन की आवाज उठाई, हमने अग्निवीर की आवाज उठाई, किसानों के एमएसपी का मुद्दा उठाया, रोजगार का सवाल उठाया, पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय का सवाल उठाया। इसमें कौन सा नकारात्मक वोट है? भारतीय जनता पार्टी अगर सही समीक्षा करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण उनका अहंकार है। इन्होंने इतना अहंकार पाल लिया कि हम राम को लेकर आए हैं। किसी भी जो आस्थावान लोग होते हैं, किसी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि जो राम पूरी दुनिया के प्रजापालक कहे जाते हैं, जो राम हमको लेके आते हैं, उस राम को तुम लेके आए हो। ऐसे ऐसे फोटो चलाए गए कि छोटा सा बच्चा राम को बना दिया, मोदी जी उंगली पकड़कर राम को ले जा रहे हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों को खराब लगा। हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी यही सवाल आपसे है, बयान में व्यक्त हो रही है, बिल्कुल अहंकार पाल लिया। चलिए हर्षवर्धन जी, आपसे यही सवाल है कि आपके हिसाब से क्या बड़े कारण नजर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होनी है, ऐसी लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यूपी के नतीजों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो आपके हिसाब से क्या बड़े कारण रहे और कौन जिम्मेदार है यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे? देखिए, मैं अनंत जी से और भाटी जी से दोनों लोगों से सहमत, लेकिन भाटी जी ने जो कहा ना कि मुद्दों पर चुनाव लड़े, इससे असहमत हो जाता हूं। आप साफ साफ बताइए ना कि भाई ठीक है, अखिलेश यादव ने जाति का अच्छा समन्वय किया, लेकिन ये भी बताइए कि जो अनंत जी कह रहे हैं, मैं उसको शब्दशः बताता हूं। जब आप बोलते हैं संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, आरक्षण छीन लेंगे, तो झूठ बोला, ये नकारात्मक है जिसका जिक्र कर रहे हैं। आपने लोगों के दिमाग में झूठ भरने, और ये पहली बार नहीं, संघ फांसीवादी संगठन है, भाजपा फांसीवादी संगठन है, ये जब से कांग्रेस है, और कांग्रेस का बस चलता है तो समाजवादी पार्टी को भी जीवित न रहने देती। भाटी जी, आपकी जानकारी